हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग 11th क्लास का। ठीक है जी। सो कल हमने बेसिकली डेफिनेशन समझी थी अकाउंटिंग की, देन उसके फीचर्स देखे थे। आज अभी देखते हैं पहले ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस, और आपको दोनों बिल्कुल सिमिलर लगेगा, कोई भी टफ कुछ भी नहीं है। आप पहले ऑब्जेक्टिव देखिएगा, फिर वैसे ही आपको फंक्शंस लग रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, तो हमने जो कल कहा था ना, बात की थी ना, अकाउंटिंग क्यों करनी है, जिससे कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हम मेंटेन कर सके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है अकाउंटिंग का, टू मेंटेन सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स। सो ऑल business transactions are to be systematically recorded following accounting principles and accounting standards। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उनको फॉलो करते हुए हमें सारे रिकॉर्ड्स को बनाना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है, हम अकाउंटिंग कर किस लिए रहे हैं, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हम अकाउंटिंग करें, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव। जिसमें अंदर हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, जहां से हमको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अपन आगे वाली क्लास में सारी चीजें समझते जाएंगे, डोंट वरी, जो भी आपके आगे टर्म्स आ रहे हैं। थर्ड आता है टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा एक और क्या हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। उसके लिए बनाई जाएगी बैलेंस शीट। क्या बनाई जाएगी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जो है बिजनेस के एसेट्स और बिजनेस की लायबिलिटीज रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, एंड फोर्थ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इनेबल कंपैरिजन। टू इनेबल कंपैरिजन बेसिकली क्या है, फर्म अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से अब एक तो करेगी इंट्रा फर्म कंपैरिजन, दैट मींस खुद का ही कंपैरिजन कि लास्ट ईयर मेरी परफॉर्मेंस क्या थी, इस साल क्या है, उससे 2 साल पहले क्या थी। तो खुद का कंपैरिजन कर रही है, ईयरली ग्रोथ वगैरह एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड अनदर कंपैरिजन होता है कि सेम इंडस्ट्री में जो दूसरी फर्म्स है वो क्या कर रही है, तो उनके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनसे खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करता है। इंटर फर्म कंपैरिजन करती है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन करती है, जो कि बहुत सारे डिसीजंस को लेने में फर्म को हेल्प करता है। देन फिफ्थ पॉइंट आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। सो इट इज आल्सो द मेन ऑब्जेक्टिव कि जो भी अकाउंटिंग, जो भी आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, जैसे कि मैनेजमेंट है, ओनर है, एम्प्लॉइज है, क्रेडिटर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन लोगों को आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, ये भी अकाउंटिंग का ही क्या है, ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब आप देखिएगा फंक्शंस, आपको फंक्शंस भी वैसे ही मिलेंगे, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स। अभी बात की ना कि मेन फंक्शन क्या हो गया अकाउंटिंग का, टू मेंटेन सिस्टमैटिक कंप्लीट रिकॉर्ड्स, टू प्रिपेयर P&L एंड बैलेंस शीट। खत्म। दूसरा फीचर, दूसरा फंक्शन, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को हेल्प करती है अकाउंटिंग बहुत सारे डिसीजन लेने में, कंट्रोल करने में, प्लान करने में। बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मैनेजमेंट को पता लगता है अपनी बिजनेस की स्थिति का, कि कौन कौन से एक्सपेंसेस जो है किस हिसाब से कितना प्रोपोर्शनेटली हो रहे हैं, रेवेन्यू कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है। ठीक है, तो कई ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं, तो मैनेजमेंट जो है उनको कंट्रोल करता है, उनके डिसीजन लेता है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो अवॉइड कर सके। ठीक है, जो कि आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो बहुत तरह के जो भी डिसीजंस हैं, जो भी प्लानिंग करने के लिए मैनेजमेंट को हेल्प करती है अकाउंटिंग। थर्ड फिर तरह का फंक्शन आ गया हमारा, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। अगेन ये भी अकाउंटिंग का ही फंक्शन है कि वो अपनी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी जो है कम्युनिकेट करती है वेरियस यूजर्स को, इंटरेस्टेड पार्टीज को, जैसे कि ओनर, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। ठीक है, देन लास्ट फंक्शन देख लीजिएगा, कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली क्या है, बहुत सारे ऐसे लॉ होते हैं जिनके अंडर हमें बहुत सारे हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमको वहाँ पे अटैच करना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसके अंदर हमको बहुत सारी हमारी इंफॉर्मेशन को वहाँ पे हमको उनको अटैच करना पड़ता है, उनको सेंड करना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारे फंक्शन जो है वो सारे कौन कर रही है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हेल्प करती है कि जो भी हमारा जो भी कोई लॉ है, कोई कानून है, उसको कंप्लायंसेस जो भी होते हैं उनको फुलफिल कर दिया जाए। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, और दोनों सिमिलर सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े ही इजी है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है आपके पास वो है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सो हमने यहाँ बॉक्स बनाए थे, उसमें जो सबसे छोटा बॉक्स है वो क्या है, बुक कीपिंग। इससे जो बड़ा बॉक्स है वो है अकाउंटिंग, और सबसे बड़ा बॉक्स क्या है, अकाउंटेंसी। तो हमें समझ में आ रहा होगा कि बुक कीपिंग बड़ा ही नैरोअर कंसेप्ट है, अकाउंटिंग वाइड कंसेप्ट है, और अकाउंटेंसी अलग चीज है। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग से। सो बुक कीपिंग का सिंपली मतलब होता है रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, इसको ही बुक कीपिंग बोलते हैं। तो बेसिकली बुक कीपिंग के अंदर क्या आ जाएगा कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। उसके बाद उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को मनी टर्म्स के अंदर मेजर करना है, मनी टर्म्स के अंदर मेजर करना है, देन उसको क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर देना है। उसको क्या कर देना है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, जर्नल में। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, जर्नल में। आगे पढ़ेंगे हम जर्नल क्या होती है, तो जर्नल बुक के अंदर इसको रिकॉर्ड हम कर देंगे। उसके बाद इसको क्लासिफाई करेंगे कहाँ पर, लेजर में। तो बेसिकली बुक कीपिंग में क्या रहा है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और उसको क्लासिफाई कर देना। दोनों किताबों में हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। इट डज नॉट रिक्वायर एनी हायर लेवल ऑफ नॉलेज, कोई भी हायर लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसलिए जनरली जूनियर स्टाफ इसको परफॉर्म कर देगा, जनरली जूनियर स्टाफ इसको परफॉर्म कर देगा। एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या रहेगा, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो बुक कीपिंग के अंदर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। कोई भी जूनियर स्टाफ इसको परफॉर्म कर देगा, मतलब ऐसा कोई इसके अंदर कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इनकी जरूरत नहीं है, बीकॉम वाला बंदा भी बेसिकली इसको कर देगा, ये कहने का मतलब ये है। ठीक है, जिसके पास एक लिमिटेड नॉलेज है, जो सिर्फ लिखना जानता है, थोड़ी बहुत अकाउंटेंसी जानता है, वो आदमी भी इसको रिकॉर्ड कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। तो ये हो गया हमारा बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या होगी, बेसिकली बुक कीपिंग, देखो नाम से पता लग रहा है, बुक कीपिंग, किताब को रखना। हमारे पास दो बुक होती है अकाउंटेंसी में, एक तो जर्नल बुक और एक लेजर बुक। तो बुक कीपिंग में इन दोनों किताबों को रखने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन और उसको क्लासिफाई करना। रिकॉर्ड यहाँ होगा, क्लासिफिकेशन यहाँ होगा लेजर में। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है बेसिकली। तो हम कह सकते हैं बुक कीपिंग के बाद क्या आएगा, प्लस समराइज करना, एनालिसिस करना कोई भी, और इंटरप्रिटेशन करना, कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ये सब किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है। तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग से बाद का प्रोसेस है। अकाउंटिंग के अंदर उसको समराइज करेंगे, उसके बाद उसका जो भी एनालिटिकल काम होना है यहाँ पे होएगा, और उसको इंटरप्रिटेशन कैसे होएगा, उसको बेसिकली प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में आप कैसे करोगे लोगों के सामने, उसको कैसे उसको कम्युनिकेट करोगे वेरियस यूजर्स को, ये सब कहाँ से समझ रहे हैं हम लोग, ये सब कुछ मिलेगा आपको अकाउंटिंग के अंदर। तो इट इज एनालिटिकल इन नेचर, इट इज एनालिटिकल इन nature, hence higher level of knowledge is required, higher level of knowledge is required। so senior staff इसको परफॉर्म करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इसको परफॉर्म करेगा। समझ में आ गई बात। तो इसमें क्या है, एनालिटिकल नेचर है, तो हायर लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत है, तो सीनियर स्टाफ इसको करेगा। देन लास्ट आता है हमारा इसमें अकाउंटेंसी। फिर क्या आएगा, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है भैया, अकाउंटेंसी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज, जो बता रही है आपको अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल्स, जो कि आपको फॉलो करने हैं व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग। ठीक है, व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग। सो अकाउंटेंसी आपको बताते हैं वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स जो कि यू हैव टू फॉलो जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो। तो बेसिकली ये एक नॉलेज है, ये एक सब्जेक्टिव मैटर हो गया ना, इसमें ये इसका क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग का कानून ही हो गया एक तरीके से, कि आप अकाउंटिंग कैसे करोगे वो सब कौन सिखा रहा है, अकाउंटेंसी सिखाएगा हमें। ठीक है, इट टेल्स हाउ टू रिकॉर्ड, ये बताएगा हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, ये बताएगा हमें कैसे क्लासिफाई करना है, ये बताएगा हमें समराइज कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा अकाउंटेंसी। तो 3 पॉइंट हमारे मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को, देख लीजिएगा। सो नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, जो कि हमारा ब्रांचेस और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की अलग अलग ब्रांचेस क्या है, इसके टाइप्स क्या है। सो बेसिकली जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग, मान लो टाइम मतलब कि सालों में, हर साल 10 साल 20 साल जो भी हमारा ओवरऑल इन्वायरमेंट होता है बिजनेस का, उसमें नई नई नीड्स डेवलप होती हैं। उन नीड्स के बेसिस में कुछ नई ब्रांचेस भी डेवलप हो जाती हैं। बेसिकली मैनेजमेंट को की जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होती है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के चेंज होने के साथ ही हमारी अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस बढ़ जाती हैं। जैसे कि हम शुरू करते हैं, सबसे पहले वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नथिंग बट जो आप पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ने जा रहे हो वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विद अ व्यू टू ascertain प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर। सो जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है बेटा, सिंपल। देन आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग नाम से ही पता लग रहा है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है दोस्त, लागत। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। सो बेसिकली इस अकाउंटिंग का पर्पस क्या होगा, ये जानना कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है प्रोडक्शन की और पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है।
टोटल कॉस्ट क्या आ रही है और पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है। सो पर यूनिट आपको पता लगेगा इससे कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, उसके बेसिस पे कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इट हेल्प्स इन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर कॉस्ट, हेल्प्स इन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर कॉस्ट। मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ये मार्कर है, सेलो का है, तो सेलो ने अपनी मार्कर की जो है पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट किया, उसको पता लगता है कि उसकी कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 15 रुपये। और साथ में अगर हम बात करें कैमलिन और दूसरी कंपनीज की, उसको पता लगता है सेलो को कि उनकी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 13 रुपये। तो अब यहाँ पर जो है सेलो अपना कुछ डिसीजन ले पाएगा, कुछ एनालिसिस कर पाएगा कि क्यों उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, दूसरों की कॉस्ट कम आ रही है, और इफेक्टिव कंट्रोल इस कॉस्ट पर कर पाएगा। सो बेसिकली आप कंट्रोल तभी तो करोगे जब आपको कमियां पता लगेगी। बेसिक पॉइंट क्या है कि आप कंट्रोल कब करोगे, जब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये कमी आ रही है, इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो इफेक्टिव कंट्रोल स्टैब्लिश करने में हेल्प करती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड आ जाता है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में मेन पर्पस क्या है, कंप्यूट करना टैक्स लायबिलिटी। टैक्स अकाउंटिंग इज नथिंग बट टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, कि कितनी टैक्स लायबिलिटी बिजनेस की हो रही है, इनकम टैक्स की कितनी हो रही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लायबिलिटी कितनी हो रही है, इस तरह से, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं। ये कुछ नया सुनने में लगेगा आपको, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। Social responsibility accounting, it is concerned with the process of identifying, measuring and communicating the contribution of business to the society, contribution of business to the society। जैसे कि मान लीजिए बेसिकली आजकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइप के कुछ कंसेप्ट चल रहे हैं। उसमें बेसिकली है क्या कि जो बिजनेस होता है, मान लो कोई फैक्ट्री लगती है कहीं पे, तो उसकी वजह से आसपास की नेचर को बड़ा नुकसान होता है। कि जैसे कि वहाँ पे पेड़ कटते हैं, या वहाँ पे जो है एयर को पोल्यूट करती है, वाटर को पोल्यूट करती है, तो उसने वो मेजर्स लगाए नहीं लगाए जिससे कि पोल्यूशन ना हो। दूसरा, उसने अपने जब फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई, फैक्ट्री सेटअप हुई, तो कहीं ना कुछ नुकसान हुआ होगा नेचर को। मान लो कुछ पेड़ कटे हुए, थोड़ा बहुत कुछ किया होगा लैंड को, तो उसने आसपास और लैंड पेड़ वगैरह लगाए नहीं लगाए, तो नेचर को टुवर्ड्स नेचर उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया, ये आ जाएगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट बताएगी मतलब सोसाइटी को कि भाई जो है कंपनी जो है फैक्ट्री जो है हर साल इतना कंट्रीब्यूशन नेचर के लिए कर रही है। दूसरा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो, कस्टमर की ज़रूरतों को कैसे आप समझ पा रहे हो, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को कैसे समझ पा रहे हो। प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हो जो कि बड़ा ही हार्मफुल हो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, तो उसकी सेफ्टी पे आप क्या काम करोगे, उसके यूज़ को लेकर पता लगे सेफ्टी इश्यूज आ रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आपको जो है कम्युनिकेट करनी है अंडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो ऑल दिस इज वेरी मतलब कहूँगा मैं कि सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर एक एक दो नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ से बन जाते हैं। चलिए, तो दोस्त आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड डोंट वरी, बहुत इजी अकाउंटिंग एंड यू आर इन द सेफ हैंड्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम चिल मारो कर लेंगे, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी प्रेस कर देना फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।